गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को संजय पांडेय का नमस्कार। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मरीजों और इससे होने वाली मृत्यु की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस बारे में विशेषज्ञों का यही कहना है कि अनलॉक होने के बाद से ही अधिकांश लोग कोविड-19 से बचने के लिए बताई गई सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बात भी सामने आई है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक सावधानियों का पालन कड़ाई से कर रहे हैं, लेकिन शहर के अधिकांश लोग, विशेष रूप से राजधानी रायपुर के भी काफी लोग मास्क लगाने और 2 गज की शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। शायद ऐसे लोगों को लगता है कि कोविड-19 का संक्रमण तो उन्हें हो ही नहीं सकता और अब सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि सभी सावधानियों का कड़ाई से पालन करना ही वर्तमान की सामान्य स्थिति है। और यदि हम इस बात को नहीं समझे तो हमें कोविड-19 दबे पांव कब अपनी गिरफ्त में ले लेगा, इसका हमें पता ही नहीं चलेगा। तो श्रोताओं, आप भी सावधानियों का पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और श्रोताओं, अब बात करते हैं नेत्रदान की। हमारे देश में नेत्रदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। वैसे सामान्य रूप से प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक लोगों का भला करे। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि परेशान और भूखे लोगों की मदद करने के लिए कितने ही लोग सामने आए। इसी तरह यदि हम अपनी मृत्यु के बाद अपने नेत्र किसी को दान कर दें तो उससे किसी के जीवन का अंधकार प्रकाश में बदल सकता है और हमारी आंख पाकर वो व्यक्ति मृत्यु के बाद भी हमें और हमारे निकटतम परिजनों को जीवन भर शुभकामनाएं देता रहेगा। तो श्रोताओं, नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करने और समाज में जागरूकता लाने के लिए ही 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। श्रोताओं, नेत्रदान से जुड़ी जिज्ञासाओं, कोरोना काल में नेत्रदान कैसे करें और आंखों के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा किस तरह से हो सकता है, ऐसी ही कुछ बातों को लेकर हमने बातचीत की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय यानी मेकाहारा रायपुर और पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एमएल गर्ग से। डॉक्टर एमएल गर्ग जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नेत्रदान क्या है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को, जो भी श्रोतागण है, उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। और आपने जैसा कि प्रश्न किया है कि नेत्रदान क्या है, तो जैसे कि शरीर के दूसरे अंग का दान होता है और आवश्यक मरीज को लगाया जाता है और उसका जीवन आगे बढ़ाया जाता है, इसी प्रकार नेत्रदान भी अगर प्राप्त होता है तो आवश्यक चीज को, जो कि अंधत्व को भोग रहा है, उसको उस दान में प्राप्त किए गए नेत्रों का हम उपयोग करके लाभ पहुंचाते हैं और उसकी दृष्टि को वापस लाते हैं। जी, नेत्रदान का क्या महत्व आप समझते हैं? नेत्रदान का जो प्रक्रिया है, ये आजकल हमारे प्रदेश में जागरूकता आने लगी है। जी, इसमें पहले राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाते थे, जो कि अब राज्य लेवल पर, जिला स्तर पर और जनपद स्तर पर भी इसका हम जन जागरण अभियान चलाते हैं। ये जन जागरण अभियान प्रत्येक वर्ष में 25 अगस्त और 8 सितंबर के बीच में चलाया जाता है।
जिसको कि शासकीय तौर पर नेत्रदान पखवाड़ा समय दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि नेत्रदान कौन कर सकता है? यहाँ पर अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कि दूसरे जो अंग हैं, जैसे किडनी, लीवर, इनका भी प्रत्यारोपण किया जाता है, लेकिन ये अंग जीवित व्यक्ति के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नेत्रदान में एक मृत देह से ही हम लोग नेत्र का उत्सर्जन करते हैं, नेत्रदान प्राप्त करते हैं। किसी भी जीवित व्यक्ति का नेत्र दान प्राप्त नहीं करते, क्योंकि यदि कोई अंग मृत्यु के उपरांत भी उपयोग में आ सकता है तो फिर जीवित मनुष्य के लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अगर जीवित मनुष्य का लेंगे तो उसका भी एक आंख बचेगा, वो भी फिर रिस्क में चला जाएगा कि उसकी एक आंख तो पहले दान कर दी गई है और दूसरी बची, हो सकता कब उसमें कुछ बीमारी हो जाए। इसलिए नेत्रदान मृत देह से लिया जाता है और इसके लिए ये भगवान ने ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी सी एक प्रक्रिया बनाई है नेचर ने कि भाई ये जो कॉर्निया है, जिसका कि हम लोग नेत्र से निकाल कर आवश्यक मरीज को लगाते हैं, तो मृत देह से ही हम लोग कॉर्निया प्राप्त करते हैं, आंख प्राप्त करते हैं। तो उसमें कौन कर सकता है इसमें, जैसे कि आपने पूछा है जी, तो मृत्यु प्राप्त जो व्यक्ति है वो तो न तो कुछ बोल सकता है, न कह सकता है कि मेरे दान करो। तो अगर उसने अपने जीवन में कभी ये घोषणा करी हो, घोषणा मतलब अपने परिवार के बीच में, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में ये अगर बताया हो, जताया हो कि यार मैं तो मृत्यु के उपरांत अपने नेत्रदान करूंगा, और उसकी इस बात को याद रखते हुए अगर उनके रिश्तेदार वो जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत अगर हमें सूचना देते हैं, हमारे यहाँ पर ये जो अम्बेडकर हॉस्पिटल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हम नेत्र कोष आई बैंक भी चलता है। तो यहाँ की टीम, जैसे हमें खबर मिलती है किसी भी मृत व्यक्ति के निकट रिश्तेदार, जैसे माता, पिता, पति, पत्नी, ऐसे जो भी निकट रिश्तेदार हैं, वो अगर सूचना देते हैं तो हम लोग उनके जहाँ पर भी अगर वो देह है, अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, अगर उनके घर पर है तो घर चले जाते हैं और नेत्रदान प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी प्रक्रिया के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एक गीत सुनने का समय हो रहा है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एमएल गर्ग जी से। डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति अपना नेत्रदान करने की घोषणा करता है अपनी जीवित अवस्था में और उसके बाद उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिजन किस तरह से सूचना दें और उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? इसके लिए बहुत सिंपल प्रक्रिया है। आप फोन कर दीजिए, हमारे नंबर में आप लोगों को ये बता देता हूँ। इन नंबरों पे आप फोन करेंगे जी। 07712890067। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ जी। 07712890067। ये हमारे हॉस्पिटल का आई बैंक का नंबर है, वार्ड का नंबर है, और हमारे काउंसलर है मिस्टर पराग केहरी हैं, ये आपको सहायक रहेंगे। उनका नंबर नोट करेंगे 911111 है, उसके बाद 014444। नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मिस्टर पराग केहरी का, जो कि हमारे काउंसलर है, 9111014444। जी डॉक्टर साहब, नंबर मैं एक बार फिर से अपने श्रोताओं के लिए दोहराना चाहूंगा। श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के आई बैंक का नंबर है, नोट करिएगा 07712890067 077128900067। और जो नेत्र विभाग के काउंसलर हैं डॉक्टर पराग केहरी जी, उनका नंबर है 9111014444। तो डॉक्टर साहब, जो घोषणा करना चाहते हैं अपने नेत्रदान की, वो क्या इस नंबर पे फोन करें? जी, घोषणा के लिए ये अच्छी बात है कि पहले घोषणा के लिए घोषणा पत्र भरवाए जाते हैं, लेकिन देखने में ये आया भाई घोषणा पत्र कहाँ पर, जैसे हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में उन्होंने जमा करा है, लेकिन दुखद निधन कहीं उनका और किसी शहर में हुआ है, तो हाँ वो कहीं और जगह हॉस्पिटल में हुआ है, वहाँ किसी को जानकारी नहीं है। तो आजकल सरकार की तरफ से भी घोषणा भरने की छूट दे दी गई है कि घोषणा करे न करे, यदि उनके परिजन चाहते हैं कि मृतदेह का नेत्रदान किया जाए
तो वो उसको एक तरीके से घोषणा ही की मानी जाती है और उसमें लेने में किसी प्रकार की वैधानिक दुविधा नहीं होती है। बस ये है कि उनके परिजन तैयार होना चाहिए जो निकटतम है जी। अगर वो लोग इस नंबर पर फोन करते हैं, या फिर बेहतर तो ये होगा कि अगर आसपास में के शहर में, जैसे इसमें क्या रहता है, एक समय सीमा रहती है कि ये इतने देर के अंदर दान प्राप्त कर लेना चाहिए। समय सीमा क्या रहती है? जी, मृत्यु जैसे हुई उसके 6 से 8 घंटे समय की, वो मौसम के अनुसार, मतलब नॉर्मल सामान्य तौर से 6 घंटे के अंदर ही लेते हैं, लेकिन मान लो मौसम ठंडा है और कॉर्निया ठीक है, कोई विशेष आंखों की बीमारी नहीं है, तो वो 8 घंटे तक का समय है। लेकिन सामान्यतः ये सब हम लोग 6 घंटे के अंदर उस दान प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं जी। तो इस समय को देखते हुए अगर कोई निकटतम कोई रिश्तेदार या परिचित हॉस्पिटल ही पहुंच जाता है, क्योंकि जो टीम जाती है तो फिर वो पता ढूंढते हुए कहीं मोहल्लों में, गली में, तो समय का थोड़ा सा अभाव को देखते हुए अगर ये ठीक होगा कि कोई वो रिश्तेदार या उनका दोस्त हॉस्पिटल आके अगर बताता है और साथ में एम्बुलेंस जाएगी, हमारे डॉक्टर जाएंगे, पूरी टीम जाती है, तो वो रास्ता बताने में सहायक रहेंगे। यदि वो नहीं आ पाते और फोन करते हैं तो भी हम लोग एन के प्रकार जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत आगे जारी रहेगी। इस बीच एक गीत का समय हो रहा है। साथ दे तो धर्म का
श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ML गर्ग जी से। डॉक्टर साहब, जो नेत्रदान करना चाहता है या जिसके परिजन नेत्रदान करना चाहते हैं, तो उनकी उम्र क्या होनी चाहिए और आंखों की स्थिति क्या होनी चाहिए, इस बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? इसमें उम्र का तो ऐसा है कि एकदम छोटे बच्चों का उम्र जैसे 4 साल 2 साल से छोटों का नेत्रदान प्राप्त करने के लिए वो उपयोग में आने के लिए उतना उचित नहीं होता है जी। बाकी बच्चों की उम्र के बाद की कोई उम्र का यहाँ पे आजकल वो कोई बंदिश नहीं है। मतलब 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल तक के लोग भी मृत देह से नेत्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका जो आंख है, वो जो टीम जाती है हमारी, वो पहले तो वहीं पर देखेगी आंख की स्थिति कि वो किस प्रकार है। अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये उपयोग में आने जैसी है, तो वो लेके आएंगे और बाकी की प्रक्रिया अस्पताल में मशीनों के द्वारा जांच की जाएगी कि इसको किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा ये है कि दान में मिलने वाली आंख में के कॉर्निया में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की चोट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की सफेदी नहीं होना चाहिए। तो ये आंख हमारे नेत्रदान के प्रत्यारोपण में उपयोगी नहीं होगी, किसी और कुछ काम के लिए उपयोगी करते हैं हम लोग, जैसे आंखों की संरचना बचाने के लिए। और चूंकि मेडिकल कॉलेज या शिक्षण संस्था है, इसमें अध्ययन के हिसाब से भी उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जो भी आंख लाएंगे उसका किसी न किसी रूप में उपयोग होगा ही होगा। मतलब हमारे विभाग में 100% दान में मिली आंखों का उपयोग होता है। अब इसमें बता दूं कि कुछ ऐसा भ्रांत न हो कि मान लो किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, लेंस लगा है, उसकी आंख काम नहीं आएगी, उसकी आंख काम आ जाएगी। किसी को चश्मा लगता था, उसकी आंख भी काम आती है। डायबिटीज मधुमेह जिसको है, उसकी आंख भी हम लोग काम में लेते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उच्च रक्तचाप की, उस आंख का भी उपयोग कर लेते हैं। बस ऐसा है कि कुछ चीजें होती है जिसमें आंख का दान लेना संभव नहीं हो पाता, जैसे कि एड्स की बीमारी जी, दिमाग, हाँ HIV, दिमाग का ट्यूमर, आंख का ट्यूमर, दिमाग की कुछ विशेष बीमारियां, फिर पॉइजनिंग, किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग, जैसे सांप देव काटे हैं, डाग ने काटा है, कुत्ते ने काटा है, या फिर कुछ फूड पॉइजनिंग हुई है, किसी भी प्रकार का पॉइजनिंग से मृत्यु होती है तो उसका नहीं लेते हैं। तो इसके साथ साथ में अनक्लेम्ड बॉडी, मतलब किसी बॉडी का कोई वारिस न हो, तो कोई कहते चलो साहब ये इसकी यहाँ पर मृतदेह मिली है, इसकी आंख प्राप्त कर लीजिए, तो उसका नहीं। जब तक मतलब देह का परिचय न हो, आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनके कोई परिचित न हो, तब तक नियमानुसार उसकी आंख हम अनक्लेम्ड बॉडी की नहीं निकालते। दूसरी बात, मतलब कॉज ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का क्या कारण है, अगर किसी को स्पष्ट नहीं पता हो, जैसे अभी मैंने कारण गिना है, इनमें से भी मान लो किसको मालूम भी नहीं कि किस वजह से मृत्यु हुई है, तो उस देह से हम लोग नेत्रदान प्राप्त नहीं करते। और दूसरा कि कोई उनका परिचित अगर कोई तैयार न हो, कोई आधे लोग तैयार होते हैं और आधे लोग तैयार न हो, तो उसकी आंख भी पूरी जब तक उनमें सहमति नहीं बनती नहीं लेते हैं। चौथी बात होता है मेडिको लीगल केस, जैसे मान लो दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना में कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो जब तक वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, हम लोग उसको ये कहते हैं कि भाई हमको NOC चाहिए। पहले तो NOC हम लोग थानेदार साहब से लेते हैं, जिस थाने अंतर्गत दुर्घटना हुई है। हम लोग भी सहयोग करते हैं और NOC लेने की, अब इनके पंचनामा वगैरह बन गया है। अब इस देह की अगर आंख निकाल लेंगे तो उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से भी हम लोग निवेदन करते हैं कि वो यथासंभव शीघ्र उस आंख का मुआयना कर ले, परीक्षण कर ले, और ये हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दें कि भैया ये कि हमने पोस्टमार्टम के हिसाब से जो आवश्यक परीक्षण था, जांच थी, वो हमने कर ली है। अब नेत्र विभाग के नेत्र बैंक वाले इनकी आंख ले सकते हैं। ये 2 हमको NOC लगते हैं। अगली बात यह है कि किसी भी प्रकार का ये खरीदी बिक्री नहीं होती है, न तो लगाने वाले से हम लोग नेत्र बैंक न तो किसी को पैसे देता है, न लेता है, न लगाने वाले से लेता है, न दान करने वाले को किसी प्रकार का दिया जाता है। हाँ, परंतु ये जो प्रक्रिया है पूरी निःशुल्क होती है। मतलब आपने फोन करना बस आपका लेता है, बाकी जो प्रक्रिया है नेत्रदान प्राप्त करने की
सरकार की तरफ से पूरा इसका निःशुल्क विधान रखा गया है। उसके बाद में एक प्रशस्ति पत्र भी घर वालों को देते हैं कि भाई आपने एक मानवता की सेवा के नाम पर एक काम किया है, इसलिए वो भी आप प्रमाण पत्र देते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उसका फोटो भी रहे, मृत्यु व्यक्ति का अगर उनके पास फोटो रहता है तो वो लगा के अपने घर में फ्रेम करवा सकते हैं उस प्रमाण पत्र को। और जैसे कि पूरी आंख निकाली मैंने इसे बताया, तो वो ऐसा कोई लोग समझते हैं कि कहीं हो सकता चेहरे में कुरूपता आएगी, वो किसी प्रकार की कुरूपता नहीं आती है। हम लोग नेत्र लगाते हैं, अच्छे से ताके लगा के उसको मतलब ऐसा लगता है कि आंखें बंद है, न कि उसमें खाली है। दूसरी बात ये कि नेत्रदान का जो पंजीकरण होता है, पंजीकरण में भी हम लोग किसी प्रकार का शुल्क नहीं देते। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी और यहाँ पर समय हो रहा है गीत का, तो कार्यक्रम का अगला गीत आप कौन सा सुनवाना चाहते हैं? एक और पुराना गीत जो कभी अच्छा सुना जाता था लोगों के बीच में। जी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ML गर्ग जी से। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो नेत्रदान से हमें नेत्र मिलता है या कॉर्निया मिलता है, तो उसे किन लोगों को लगाया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो नेत्रदान का मतलब होता है कि जैसे आप एक घड़ी जो अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं या फिर देखते हैं, तो घड़ी के पहले ऊपर कांच रहता है, वो उसके अंदर उसका डायल और कांटे रहते हैं, वो उसके अंदर उसकी मशीन होती है। तो मान लो घड़ी की मशीन चालू है, उसका डायल भी ठीक है, कांटे भी चल रहे हैं, लेकिन जो कांच है वो मटमेलापन हो गया है, वो क्रैक हो गया है। उस वजह से हम घड़ी को नहीं देख पा रहे हैं। घड़ी तो चालू हालत में, लेकिन उसको हम टाइम नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमारी आंख में ये स्वच्छ पटल है, जो कॉर्निया जिसको हम कहते हैं, ये पारदर्शी अंग है जी। ये खराब होता है और आंख का पूरा पीछे का हिस्सा ठीक रहता है, लेकिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो हम नेत्रदान से प्राप्त नेत्रों से ये कॉर्निया को ऑपरेशन करके निकालते हैं, और ऑपरेशन करके वो जो किसी व्यक्ति का कॉर्निया जो सफेद हो गया है, जिसमें ओपेसिटी फुला या सफेदी आ गया है, उसको उतना हम काट के ये जो नेत्रदान में प्राप्त हुआ कॉर्निया उसको हम लगा देते हैं। इसको ही हम बोलते हैं नेत्र प्रत्यारोपण या फिर केरेटोप्लास्टी, और इससे व्यक्ति को जो कि अभी तक नहीं दिख रहा था दिखने लगता है। यहाँ पर मैं बात बताना ये चाहूंगा, ये सफेदी किनको हो जाती है? ज्यादातर लोग जैसे आइस में छाला पड़ जाता है या फिर चोट लग जाती है, जैसे कि कुछ लोग धान में काम करते हैं, मशीन पर काम करते हैं और कुछ मूवमेंट का काम करते हैं, तो ऐसे में कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, चेहरे में चोट लगती है, आंखों में चोट लग जाती है। इसी प्रकार धान की बाली हमारे छत्तीसगढ़ में विशेषकर धान की खेती होती है, या फिर कभी कभी कुछ गंभीर बीमारियां भी होती है, आंखों की छाले पड़ जाते हैं, कुछ शरीर के अंगों से भी आंखों में ये कॉर्निया में छाला पड़ जाता है। और जब ये छाला सुधारते हैं हम लोग, दवा से सुधार देते हैं, लेकिन ये सफेदी बना देता है जी। और ये सफेदी देखने नहीं देती। वो तो उस स्थिति में हम लोग जो आंख जो दान में प्राप्त हुई है उसका कॉर्निया लगा देते हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि हमको आंखों का बचाव करना है, क्योंकि ये छाला बनने से सफेदी बनेगी। तो जब भी हम खेतों में या मशीनरी में या फिर कहीं आते जाते हैं, तो हम हमारी आंखों की सावधानी रखें। कारण क्या है कि आज की स्थिति में जितना भी अंधत्व है हमारे देश में, वर्ल्ड में, उसमें कम से कम 25% तक ये कॉर्निया की बीमारियों से ग्रसित है जी। और अभी लेटेस्ट सर्वे आया है जिसमें कि 7.4% कॉर्निया ब्लाइंडनेस होती है, और इसके लिए हमें नेत्रदान की आवश्यकता है। तो अगर हम डाटा की बात करें तो हमें करीब साल भर में 1 लाख नेत्रदान की हमारे वेटिंग लिस्ट है, जिसमें कि हमको सिर्फ 60,000 कॉर्निया ही उपलब्ध होते हैं और 20,000 हर साल नए जुड़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि 1 लाख अगर यूनिट हमको प्रतीक्षा में है लोग तो 1 लाख की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं। जैसे कि हमने पहले बात करी कि जो भी कॉर्निया मिलता है वो कभी कभी सिर्फ ज्योति लाने के उपयोग के लायक नहीं रहता। तो ऐसा हम मोटे तौर पे कहते हैं कि हमें करीब करीब अगर 1 लाख कॉर्निया मतलब वेटिंग लिस्ट है तो हमें 1.5 से 2 लाख कॉर्निया की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए जन जागरण जो नेत्रदान पखवाड़ा है, इसीलिए कि हमारे जो वेटिंग लिस्ट है उसको कम की जाए। मतलब ये ऑल ओवर इंडिया बताया मैंने वेटिंग लिस्ट। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में अभी क्या स्थिति है, कुछ आंकड़ा है क्या? वेटिंग करीब मतलब 300 के ऊपर ही समझ लीजिए। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में यदि कोई नेत्रदान करना चाहे जी तो उसमें क्या व्यवस्था है? हाँ साहब, इस साल ये जो हम ये नेत्रदान पखवाड़ा का अभियान चला रहे हैं जी, इसमें ये कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसी व्यवस्था है कि जो मृत्यु हॉस्टल में मतलब किसी मरीज की होती है और जी। उसके परिजन अगर चाहते हैं कि उनका नेत्रदान किया जाए कहीं पर भी, मतलब ऑल ओवर अपने इंडिया में, ये छत्तीसगढ़ में, तो हॉस्टल में मिलने वाली मृतदेह से नेत्रदान प्राप्त किया जाएगा और हर संभव उसका जितना अच्छा उपयोग होता है वो किया जाएगा। जी।
डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बना हुआ है, तो क्या आंखों से भी कोविड-19 का संक्रमण हो सकता है? हाँ साहब, बहुत अच्छा है प्रश्न, क्योंकि ये जितने भी अभी तक अनुसंधान हुए हैं कोरोना महामारी के संबंध में, इसके फैलाव के संबंध में, तो ज्यादातर अभी यही सामने आया है कि मुंह से, नाक से और आंख से, मतलब जिन लोगों से ये कोरोना इसके अगर संपर्क में आया, अगर आंख में चला गया, मुंह में चला गया, नाक में चला गया, तो वो कोरोना महामारी या कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ है। यहाँ थोड़ा सा मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम नाक से सांस ले रहे हैं, ये सांस डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में, मतलब लंग्स में जा रही है, और ये लंग्स को इसको प्रभावित करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है, और ऑक्सीजन का जो संतृप्तता है शरीर के लिए वो कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर मुंह से भी हम लोग हवा लेते हैं, या फिर वो जो इसके कीटाणु वायरस जो उड़ते हैं, वो कभी कभी मुंह से भी गले में जाते हैं, और गले से होते हुए फिर वो हवा के जरिए कुछ तो पेट में जाते हैं और कुछ उसमें जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं। इसी प्रकार आंख में भी एक रिसाव जो आंख को नम करने के लिए एक वक्त, जिसको हम मोटे तौर पे आंसू बोलते हैं, ये बनता है, अभी भी बन रहा, आपको भी बन रहा, मुझे बन रहा, जो सुन रहे हैं उनको भी बन रहा। लेकिन ये जब ज्यादा बनता है ना, उस समय जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, या कुछ भावनात्मक अपन वो लेते हैं, तो रोने या हंसने के समय आंसू आते हैं, तो उस समय ये ज्यादा बनता है, इसलिए बाहर आते हैं। लेकिन जो सामान्य जो बनते हैं आंसू, वो तो कुछ तो आंख की नमी में काम आते हैं, और वो कुछ आंसू, ये एक आंसू की थैली है नाक के पास में, नाक के वाले हिस्से में, जो नेत्र का हिस्सा नाक के पास में है, वहाँ नाक में के पास में एक चमड़ी के नीचे एक थैली है, उसके जरिए ये आंसू और नाक से होते हुए गले में जाते रहते हैं। तो अगर कोरोना के वायरस आंख में टच हुए, आंख में आए हैं, तो ये उस आंसू के पानी के साथ में आंसू की नली से होते हुए गले में जाएंगे, और फिर ये सांस के हालात गले को इन्फेक्ट करेंगे, और फिर वो आगे जाके लंग्स संक्रमित होंगे, और इस प्रकार से ये आदमी ग्रसित हो जाएगा। इसलिए ये देखने में आया है कि नाक, मुंह और आंख से कोरोना के वायरस संक्रमण फैल सकता है। तो डॉक्टर साहब, आंखों से कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग मेन है इसमें। नाक और मुंह तो अपन से ढांक लेते हैं, मास्क से ढांकना जरूरी है, और मास्क को भी सही तरीके से लगाना है, न कि गले या ठुड्डी पे लटकाना है। इनको आपको नाक में और मुंह पे लगाना है, और आंख को अगर चाहे तो हम चश्मा यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बाहर कहीं पर जैसे घूम घाम के आते हैं हमारे, एक तो पहले कहीं घर से बाहर निकलिए मत, और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ जैसे धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर तो आंख में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आंखों को कुनकुने पानी से या फिर साबुन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से धो लेना चाहिए। पहली बात तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक उसके कीटाणु ऐसे उड़ते हैं, और थोड़ी दूर वो 6 फीट तक उड़ते हैं, ऐसा अनुसंधान में पाया गया है। 6 फुट तक उड़ते हैं, उसके बाद में नाक और मुंह में और आंख में भी चल देंगे, तो नाक और मुंह तो मास्क से बच जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग से आपकी आंख भी बची रहेगी। बस यही सावधानी अभी मेन मुख्य रूप से हमको रखना है, कोविड से अगर बचना है तो। जी, तो डॉक्टर ML गर्ग जी, आज आपने नेत्रदान को लेकर काफी विस्तार से जानकारी दी, और कोरोना काल में नेत्रदान किस तरह से संभव है, और कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए, जो कि आंखों से भी हो सकता है, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में काफी विस्तार से और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेत्रदान सभी करें न केवल बात, नेत्रदान आवश्यक हो क्रियाकर्म के साथ। आपका भी और आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय यानी मेकाहारा रायपुर और पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ML गर्ग। तो श्रोताओं, डॉक्टर ML गर्ग ने भी हमें यही बताया कि हमें मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना है, क्योंकि तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और अब
कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय पांडेय को। नमस्कार। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के भी बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।